तो कल हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता इस पर बात कर रहे थे, और प्रेस की स्वतंत्रता में हमने कहा था कि 4 मुकदमे ये डाले जाते हैं, डाले अन्य भी जाएंगे, लेकिन अगर 4 आपने नहीं डाले तो ये माना जाएगा कि आपने बात की शुरुआत ही नहीं की। ठीक ढंग से 4 मुकदमे तो पढ़ने ही चाहिए। सकल न्यूज़पेपर, बेनेट एंड कोलमन, तीसरा आपका इंडियन एक्सप्रेस, और चौथा हिंदुस्तान टाइम्स। और ये 4 मुकदमे 4 विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 विचारधाराओं का मीनिंग देर भाई, विचारधारा तो एक ही है कि किस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा जाए, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के संबंध में 4 उपायों का, ये 4 विभिन्न स्थितियों का जिक्र जहां होता है। कल सकल न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस के तथ्यों में, क्योंकि हम रिवाइज नहीं थे, ठीक है, इसलिए थोड़ा घालमेल हो गया शुरुआती दौर में। अन्यथा सकल न्यूज़पेपर ये पहला मुकदमा है। लगभग 1960 वहां पर, ठीक है, ये आया। तो सकल न्यूज़पेपर में, सकल नाम से ही स्पष्ट, सारे न्यूज़पेपर ये इंटरेस्टेड हो रहे थे, ऐसी दिक्कत सरकार की ओर से पैदा की गई। लगभग इंडियन एक्सप्रेस जैसा ही मामला था, इसीलिए उन दोनों के तथ्यों में थोड़ा गालमेल ये हो रहा था। सकल न्यूज़पेपर में भी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक मूल्य की योजना ये इंट्रोड्यूस की थी, और ये कहा था कि जिन अखबारों का मूल्य इतना है, उन्हें इतने पे जो पेजेस हैं ये छापने ही होंगे। यानी अखबार का मूल्य और अखबार के पेज, इनके बीच जो संबंध है ये सरकार ने तय कर दिया। सरकार का कहना है कि जो कंज्यूमर है उससे आप अगर 20 रुपए ले रहे हो उदाहरण के लिए, तो आप कम से कम उसे 20 पेज का न्यूज़पेपर दोगे, क्योंकि आप जितना पैसा ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग पूरी इंडस्ट्री की फील्ड में माल देने की परंपरा है। आप जितना मूल्य लोगे उतना माल तो दोगे। तो आप अगर जितनी कीमत ले रहे हो और जितने पेज का अखबार दे रहे हो, इसके बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है, तो आपको इस योजना के मुताबिक मूल्य के अकॉर्डिंग पेजेस ये निर्धारित करने पड़ेंगे। दूसरा, आप कितने सप्लीमेंट छापोगे मूल्य के अकॉर्डिंग, ये भी हम बताएंगे, ठीक है ना। सप्लीमेंट आपने देखे, रूपायन, रंगायन, रविवासरीय, ये सारे सप्लीमेंट आते हैं। तीसरा, आप न्यूज एंड व्यूज, इसके लिए स्थान, और एडवर्टीजमेंट, इसके लिए स्थान अलग अलग छोड़ोगे, और वो कितना स्पेस होगा ये भी हम बताएंगे। इस ढंग की एक योजना सकल न्यूज़पेपर के तथ्यों के संबंध में सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और सरकार की इस योजना को सकल न्यूज़पेपर्स की ओर से, सारे न्यूज़पेपर इसमें शामिल हैं, इनकी ओर से उच्चतम न्यायालय में चुनौती मिली, और यह मुकदमा 1960 में डिसाइड हुआ। उस दिन बेनेट एंड कोलमन, इसके संबंध में बात हो रही थी, और मेरे मुंह से निकला था कि 67 में डिसाइड हुआ, वो 73 में डिसाइड हुआ है, ठीक है। जब हम सन वगैरह बोला करें तो आप मिला जरूर लें।
ठीक है ना। तो सकल न्यूज़पेपर इट इज द फर्स्ट केस, इसीलिए इसका महत्व भी है कि पहला मुकदमा है। और आपसे कहा गया कि जब भी आप केस लॉ लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहली बार जो उच्चतम न्यायालय का विचार किसी विषय पर आया है वो सबसे पहले लिखा जाता है, और फिर वो विचार जितने मुकदमों तक कंटिन्यू रहा उन सबको लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर जहां पर उनका विचार परिवर्तित हो रहा है, ये कोई नई बात उसी विचार के संबंध में आ रही है, वो नोट की जाती है। और उसके बाद करंट कि वर्तमान में स्थिति क्या चल रही है वो लिखा जाता है। 3 केस सफिशिएंट होते हैं जब आप उत्तर लिखना शुरू करते हैं। 20 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही व्यू चला आ रहा है, एक विचार है, वो पहली बार जिस मुकदमे में आया वही विचार आज भी चल रहा। कहीं परिवर्तन हुआ है तो नोट कर दीजिए। बहुत ज्यादा मुकदमे डालने से कोई आपकी कॉपी अच्छी थोड़ी मान ली जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो समय की बर्बादी है। 100 केस डिसाइड हुए, जिनमें से 30 एक विचार पर हैं, 35वें में विचार परिवर्तित हुआ। आपने 30 वो जो शुरुआती सब लिख दिए, फायदा क्या हुआ? जहां पर परिवर्तित विचार है वो तो लिखा ही नहीं, तो कोई उसका अर्थ नहीं रहा। तो इसलिए हमेशा जो पहला है वो तो डाला ही जाएगा, उसके बाद वाले जहां पर परिवर्तित हो या कोई नई बात आए वो डालते, और फिर वर्तमान। तो आपका सकल न्यूज़पेपर में जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो इस प्रकार से इंट्रोड्यूस की गई, और बातें खराब हों कहीं अच्छे तरीके से जाती है, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से नहीं कहोगे तो तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं। ठीक है, जो आतंकवादी है वो भी जेंटलमैन लुक में ये दिखते हैं, बेहद स्मार्ट, बढ़िया चश्मा, बढ़िया क्लीन शेव, बहुत फर्स्ट क्लास कपड़े, ठीक है, ये होते हैं उनके। अगर वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे ढंग से स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो अलग से दिखेंगे, और फिर तो उनको आइडेंटिफाई कर लेना बहुत आसान है। आइडेंटिफाई करना तो कठिन इसीलिए है क्योंकि मुलम्मा बहुत अच्छा होता है, तो गवर्नमेंट का भी मुलम्मा बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई हम तो जो पेपर इंडस्ट्री है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, इसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है इसको रेगुलराइज कर रहे हैं। और भाई जब पूरी इंडस्ट्री में एक व्यापारिक परंपरा और एक व्यापारिक प्रथा है कि आप जितना पैसा लेंगे उतना माल देंगे, तो आप आखिर प्राइस के अकॉर्डिंग पेजेस की संख्या, सप्लीमेंट की संख्या, न्यूज एंड व्यूज का स्थान, ये सब क्यों नहीं देंगे? आप पूरे समाचार पत्र में एडवर्टाइजमेंट कैसे भर सकते हैं? ये कम सप्लीमेंट कैसे दे सकते हैं? ठीक है, आप जो पैसा ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग समाचार तो दो, व्यूज तो दो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा जनता को तो बांट नहीं रहे, वो तो आप रख रहे हो। तो फिर आप जनता को उस पैसे के अगेंस्ट कम से कम न्यूज एंड व्यूज ये तो दो। आप मूल्य भी ज्यादा ले रहे हो, एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा पैदा कर रहे हो, तो आप लाभ कमा रहे हो। और जो कंज्यूमर है, जो आपका पाठक है, कंज्यूमर तो नहीं कहना चाहिए, जो आपका रीडर है, उसे तो कुछ मिल नहीं रहा। अब ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है,
और बातें इसी ढंग से की जाती हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन उनका असल उद्देश्य, जैसे बोले राफेल की जानकारी दो, इतना महंगा क्यों है। अब हालांकि किसी की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि भाई सब्जेक्टिव, हम खुद को देशभक्त और दूसरे को देशद्रोही ये नहीं कह सकते, लेकिन आपको कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि हम जो जानकारी मांग रहे हैं, चलो सत्यनिष्ठा से मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर दी गई है, पब्लिक डोमेन में वो जानकारी आई, तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये तो आपको सोचना चाहिए, ठीक है। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं तो आपके बारे में दो ही बातें मानी जा सकती हैं, या तो आप मूर्ख हैं, ठीक है, और या फिर विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। तीसरी बात मानी नहीं जा सकती, ठीक है। बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं और अच्छे तरीके से ही बात रखी जाती है। अगर बात रखने का तरीका ये अच्छा नहीं है तो अच्छी बात भी अनसुनी कर दी जाती है और बुरी बात भी सुनी जाती है। अगर कहने का तरीका, प्रस्तुतिकरण ये अच्छा हो, ठीक है, दोनों बातें रहती ही रहती, तो बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही जाती। अब आप जो कह रहे हो वो जनता को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इंपैक्ट ये होगा कि या तो एडवर्टाइजमेंट घटेगा, यूज एंड यूज बढ़ेगा। एडवर्टाइजमेंट घटेगा तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्तमान में हम 10 रुपए आपसे ले रहे हैं और 2 पेज एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हैं, ठीक है, तब खर्चे निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। और केवल खर्चे निकालने के लिए तो हम समाचार पत्र चला नहीं रहे भाई, हमें भी तो अपना घर चलाना है। तो 10-5% का जो लाभ है वो हम तब ले पा रहे हैं जब 10 रुपए का समाचार पत्र हम बेच रहे हैं और 2 पेज एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि नहीं, अगर 10 रुपए का आप समाचार पत्र छापोगे तो एक ही पेज एडवर्टाइजमेंट छापोगे। अब अगर हमने एक पेज एडवर्टाइजमेंट छापा तो एक पेज का जो पैसा हमें मिलना था वो तो मिला नहीं, तो खर्चे कैसे निकालेंगे हम? और जब नहीं निकलेंगे तो फिर हमारे सामने चारा एक होगा कि या तो हम समाचार पत्र बंद कर दें और या फिर उसके रेट बढ़ाएं, और अगर रेट बढ़ाते हैं तो हो सकता है उसकी प्रसार संख्या ये घट जाए, क्योंकि आदमी के लिए रोटी पहली जरूरत है, सूचना, शिक्षा, ठीक है, ये दूसरी जरूरत है, और धर्म अल्टीमेट जरूरत है, ठीक है। धर्म अंतिम जरूरत है, मानव की बुद्धि का अंतिम चमत्कार धर्म ही है। बुद्धि का चमत्कार ये कहें ये तो ठीक नहीं, मानव जिज्ञासा का अंतिम प्रकटीकरण धर्म में ही हुआ। अंत में वो सोचना शुरू करता है कि आखिर आदमी बीमार क्यों होता है, आखिर आदमी मरता क्यों है, मरने के बाद आदमी कहां जाता है, ठीक है, कहां से आता है। ये वो प्रश्न है जो अंतिम रूप से तुम्हारे दिमाग में पैदा होता है। बिरले उनके दिमाग में ये प्रश्न बिना अंतिम स्थिति आए भी पैदा हो सकता है, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे कि जिनको हमने ईश्वर माना वे राजा हैं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि अंतिम जो स्थिति है वो धर्म होती है। जब तक आप अंतिम स्थिति पर नहीं पहुंचते तब तक तो ये लगता है कि पैसे से सब कुछ हो जाएगा, सत्ता से सब कुछ हो जाएगा, पद से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, ये सब हो फिर भी कुछ है जिसके आगे हम विवश हैं, हमारा
कोई जोर वहां नहीं। और फिर वो क्या है, इसकी खोज चलती है। ठीक है, तो अंतिम बात, तो शुरुआत तो प्रारंभ से ही होती है। तो अगर आप ये पैदा करेंगे स्थिति कि एडवर्टाइजमेंट घटेगा, तो फिर दो ही बात है, या तो समाचार पत्र बंद होगा, और या फिर उसका रेट बढ़ाने पड़ेगा। और अगर रेट बढ़े तो रोटी आदमी की पहली जरूरत है। कि पहली जरूरत रोटी है, तो वो समाचार पत्र नहीं खरीदेगा। रोटी इसका इंतजाम पहले करेगा, और वो भी 1960 का दशक। ठीक है, जरा याद करें समय कौन सा है, 1960, क्योंकि रिलीवेंसी समय के साथ होती है। 1960 में जरा पिक्चरें देखें उस समय की, पुकार, मेरा देश मेरा गांव, और सब में हल से खेती हो रही है। ठीक है, निहायत गरीबी का आलम है पूरे देश में। तो उस समय अगर समाचार पत्र के रेट बढ़ेंगे तो उसकी प्रसार संख्या पर एडवर्स इफेक्ट ये लगभग तय है, जब इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सूचना का मूल्य किसके लिए क्या है, ये अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी रुचि इस पर निर्भर है। कुछ लोग कहते हैं किताब खरीदेंगे भले ही थोड़ा कम खा लेंगे, ठीक है, और कोई कहता है कि खाने के लिए ही तो जिंदा है, कम क्यों खाएं, दो बातें नहीं पता लगेंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। जिनने दो बातें हमसे ज्यादा पता कर ली वे कौन स्वर्ग में रहने लगे। अपनी अपनी रुचि है, तो गारंटी किसी बात की नहीं, लेकिन एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव एक्ट है जो कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाने का, ठीक है, अंदेशा भी है, यानी जिसके संवैधानिक प्रावधान के विपरीत चले जाने का अंदेशा भी है, उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा और वो भी नहीं चलने दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की यह स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाने का की आशंका है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी इस स्कीम का अनुच्छेद 19(1)(a) विरोध कर रहा है। क्यों? वहां वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक आवश्यक संबंध प्रसार से है, क्योंकि बोलने की प्रेरणा प्रसार से ही पैदा होती है, और प्रसार का जो अधिकार है वो क्वालिटी और कंटेंट दोनों में, ठीक है, आदमी को हासिल है। आदमी जहां तक प्रसार कर सकता है वहां तक उसे प्रसार करने का हक है, न कि सिर्फ प्रसार करने का हक है। जहां तक प्रसार कर सके वहां तक प्रसार करने का उसे हक है। और यह मसला न्यूज़पेपर और उसके रीडर के बीच है, इसलिए आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रीडर और न्यूज़पेपर को तय करने दो कि उनके बीच कितने रुपए के मूल्य पर न्यूज़पेपर बेचा जाएगा। हां, आपकी बात ठीक है, अन्य इंडस्ट्रीज में कीमत के अकॉर्डिंग माल दिया जाएगा, लेकिन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की तुलना अन्य इंडस्ट्रीज से नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य इंडस्ट्रीज जो माल देती हैं वो आपके भौतिक उपयोग का है, और न्यूज पेपर इंडस्ट्री जो देती उससे तो माल कहा भी नहीं जा सकता, वो तो इंफॉर्मेशन है, वो तो आदमी की बुद्धि का विकास, इसे करने लायक सूचनाएं, इसे करने लायक विचार ये आदमी तक पहुंचाती है। इसलिए ये तो अपने आप को शिक्षित और एजुकेट करने के लिए, ठीक है, आदमी की खोज है, उसका प्रयास है।
तो अगर आप इस पर इस ढंग से योजनाएं लागू करेंगे तो ये प्रेस की स्वतंत्रता के लिए घातक है। तो मूल्य आप रेगुलराइज नहीं करेंगे। ये रीडर और समाचार पत्र के बीच की बात, एक बात जो इसमें डिसाइड हुई। दूसरा, प्रसार का अधिकार क्वालिटी और कंटेंट दोनों में हासिल है, और यही बात इंडियन एक्सप्रेस में भी ठीक है अभिव्यक्त की गई न्यायालय के द्वारा। और प्रसार अबाधित रहेगा, और अगर प्रसार रोकने की कोशिश होती है किसी भी ढंग से, यहां एडवर्टाइजमेंट घटाने के माध्यम से प्रसार रोकने की कोशिश हुई तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। यह सकल न्यूज़पेपर में आया। सकल न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस इसके बीच में है बेनेट एंड कोलमन। ठीक है, बेनेट एंड कोलमन में क्या हुआ था? देश में अखबारी कागज उस समय बनता ही नहीं था, तो देश के जो समाचार पत्र हैं इनको जितना अखबारी कागज चाहिए उतने अखबारी कागज का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है, तो अखबारी कागज इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, उसका आयात ये करना पड़ता था। विदेशी मुद्रा इसमें भुगतान करना पड़ता है, जो कुछ आप आयात करोगे उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ेगा। देश में उस समय विदेशी मुद्रा ये भी इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक राशनिंग स्कीम, ठीक है ना, ये राशनिंग, इसकी हिंदी गूगल पर आप देख लीजिए क्या होती है। फिलहाल राशनिंग की हिंदी हमें याद नहीं आ रही। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक राशनिंग स्कीम ये लॉन्च की, और राशनिंग स्कीम में उन्होंने क्या किया, 1970-71 और 1971-72 ये 2 वर्ष आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया, और देश के जितने समाचार पत्र हैं, चाहे वे दैनिक हों, चाहे वे साप्ताहिक हों, चाहे वे पाक्षिक हों, चाहे वे मासिक हों, चाहे वे त्रैमासिक हों, चाहे हाफरली हों, और चाहे ईयरली हों, कैसे भी हों, 1971, 1972 और 1970, 1971 यानी 2 वर्ष, इनमें उनका जो सर्कुलेशन है, ठीक है ना, उन दोनों को देखा कि 70-71 में कितना था और 71-72 में कितना था। इनमें से जो कम है, ठीक है, विच एवर इज लेस, उसको आधार के रूप में गवर्नमेंट ने स्वीकार किया कि ये आपकी प्रसार संख्या है। ठीक है, मानिए हिंदुस्तान टाइम्स का 1970-71 में 1 लाख सर्कुलेशन था और 1971-72 में 1.5 लाख था, तो फिर हम 1 लाख आपका सर्कुलेशन मानेंगे, 1 लाख आपका सर्कुलेशन। ठीक है, इस सर्कुलेशन के जो अखबार थे, यानी विचेवर इज लेस, वो हम आपकी प्रसार संख्या मानेंगे, और ऐसी प्रसार संख्या हम सारे समाचार पत्रों की देश भर की अपने पास नोट कर लेंगे। अब हम उन समाचार पत्रों को छाटेंगे जो 1 लाख या उससे ज्यादा प्रसार संख्या के समाचार पत्र, ठीक है, 1 लाख या उससे ज्यादा के समाचार पत्र, उनको वर्तमान में जितना न्यूज प्रिंट हम अलॉट कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी मैक्सिमम 3% की जाएगी। यानी प्रसार संख्या 1970-71 में जो विचेवर इज लेस वो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रसार संख्या लगातार बढ़ेगी। ठीक है, जब बढ़ेगी तो जो ओरिजिनल न्यूज प्रिंट हम 70-71 के आधार वर्ष को स्वीकार करके उन्हें अलॉट कर रहे हैं उसमें 3% की बढ़ोतरी कर देंगे। ठीक है, 3%, और जो इससे नीचे हैं, ठीक है, उनको उनके लिए हम 10% की बढ़ोतरी कर देंगे।
ठीक है, 70, 71, 71, 72 में है, ठीक है, जो उनकी प्रसार संख्या थी उसमें जो कम थी वो हमने मान ली कि इतनी प्रसार संख्या आज आपकी है और आगे आपकी प्रसार संख्या बढ़ेगी। तो 70, 71 में अगर आपकी जो प्रसार संख्या थी उसके मुताबिक आपको जितना न्यूज प्रिंट मिलना चाहिए उसमें 10% की बढ़ोतरी करके हम आपको न्यूज प्रिंट दे देंगे। ठीक है, आप उतना ले लें। लेकिन आप यह भी कर सकते हैं कि आपकी प्रसार संख्या बढ़े, ठीक है, उसके लिए तो हमने 3% और 10% आपको दे दिया, लेकिन कहीं आप पेज बढ़ा दिए भाई, आपने पेज बढ़ा दिए तो उतनी ही प्रसार संख्या के लिए अतिरिक्त न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ जाएगी। भाई, आपने अगर पेज बढ़ा दिए या आपने सप्लीमेंट बढ़ा दिया, ठीक है, 10 लोगों को हमें समाचार पत्र देना था, ठीक है, 70, 71 में हमारी प्रसार संख्या 10 थी, 71, 72 में 20 हो गई, तो 10 मेरी प्रसार संख्या मानी जाएगी। क्योंकि 1 लाख से कम है 10, तो 10%, 10 समाचार पत्र छापने के लिए हमें जितना न्यूज प्रिंट चाहिए उसमें 10% की बढ़ोतरी करके हमें न्यूज प्रिंट दे दिया गया। ठीक है कि भाई 10 आपके और बढ़ सकते हैं, जितने बढ़े वो आपने 10% और दे दिया। अब हम ये कर सकते हैं कि हम अभी तक 2 पेज का अखबार छाप रहे थे, अब हमने 10 का छापना शुरू कर दिया, ठीक है, तो भी तो अतिरिक्त न्यूज प्रिंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अतिरिक्त न्यूज प्रिंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम आपको जो न्यूज प्रिंट अलॉट करेंगे 3% और 10% की बढ़ोतरी के साथ, ठीक है, जो न्यूज प्रिंट हम अलॉट करेंगे आपको, उसमें आप वर्तमान में जितने पेजेस छाप रहे हैं उसमें अधिकतम 20% की बढ़ोतरी करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं, 20%। और वो भी अगर आपके समाचार पत्र में 10 पेज इससे अधिक हो गए 20% की बढ़ोतरी करने के बाद, ठीक है, तो आप मैक्सिमम 10 ही पेज तक बढ़ोतरी करोगे। यानी आप में पहले 9 छाप रहे थे, 20% की बढ़ोतरी हुई, 12 हो गए, ठीक है, तो आप 10 ही तक बढ़ाओगे, ठीक है ना। आप 2 छाप रहे थे, 20% बढ़ोतरी आपने की, 4 हो गए, बात खत्म हो गई। ये आप और करोगे, 20% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकते। और शायद 1 लाख से ऊपर जो थे वो शायद 10% करेंगे, ऐसी कुछ बात आई थी। देख लीजिएगा वो कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, इस संबंध में क्या करें। इस ढंग की एक राशनिंग स्कीम गवर्नमेंट लाई और तर्क गवर्नमेंट के वही है कि न्यूज प्रिंट की कमी है, विदेशी मुद्रा भी है नहीं उतनी सफिशिएंट कि हम आपको आपकी जरूरत का न्यूज प्रिंट दे पाए। इसलिए ये रेगुलराइजेशन जरूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट की इस योजना को बेनेट एंड कोलमन में चुनौती मिल गई। उच्चतम न्यायालय का विचार आया कि चलिए विदेशी मुद्रा कम है, न्यूज प्रिंट अवेलेबल नहीं है उतनी मात्रा में कि सबको सबकी जरूरत का न्यूज प्रिंट दिया जा सके। आपने जो राशनिंग स्कीम बनाई, चलिए मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन आप ये बताओ, आप जितना न्यूज प्रिंट उन्हें दे रहे उतना दे दो। आप यही तो कह रहे हो कि साहब जो 70, 71, 71, 72 में कम प्रसार संख्या है उसे हम स्वीकार करेंगे प्रसार संख्या के रूप में, और 1 लाख से नीचे जिनकी प्रसार संख्या है उनको 10% की बढ़ोतरी
न्यूज प्रिंट में करके ये देंगे, और जिनकी 1 लाख से ऊपर प्रसार संख्या है उन्हें हम 3% की बढ़ोतरी करके ये देंगे। यहां तक हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक बार जितना न्यूज प्रिंट आपने उन्हें दे दिया, उसमें वो कितने पेज छापेंगे, कितने रुपए पर बेचेंगे, उसमें कितना न्यूज एंड व्यूज छापेंगे, उसमें कितना एडवर्टीजमेंट छापेंगे, इससे आपको क्या लेना देना। यह भी तो हो सकता है अभी हम अखबार का पेज इतना बड़ा छाप रहे हैं, फिर इतना बड़ा छापेंगे, ठीक है, इतना बड़ा छापेंगे और 100 कर देंगे। बोलो आपको क्या दिक्कत है भाई? पोस्ट कोटा रिस्ट्रिक्शन क्यों? जब आपने एक बार कोटा अलॉट कर दिया तो फिर पोस्ट कोटा रिस्ट्रिक्शन, इसका तो कोई मतलब नहीं बचा। और फिर आपने बिना ये सोचे कि आप ये पोस्ट कोटा रिस्ट्रिक्शन दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक सभी पर लागू कर रहे हो, ठीक है। जो एनुअल छप रही किताब है उसमें वर्ष भर की घटनाओं के बारे में सूचना दी जाती है। वो हो सकता है एक वर्ष में घटनाएं ज्यादा हो जाए, उसे ज्यादा पेज छापने पड़े, तो आपको पोस्ट कोटा रेस्ट्रिक्शन तो मतलब ही क्या है? और यह आपने अनइक्वल्स के बीच इक्वलिटी है यह भी स्थापित की है। बेनेट एंड कोलमन रास्ता खोल रहा है, ठीक है, 14-19 के बीच संबंध देखने का रास्ता खुल रहा है, देख नहीं रहे, और उनका 14 भी वायलेट हो रहा है, ठीक है। 14 इसलिए वायलेट हो रहा है क्योंकि आपने सारे समाचार पत्रों को एक ही साथ रख दिया और एक डंडे से सबको हक दिया कि आप सिर्फ जो कोटा आपको मिला उसमें जितने पेज आज आप छाप रहे हो उसमें 20% की बढ़ोतरी के साथ आप आगे पेज छाप पाओगे, ठीक है ना। और उसमें भी मैक्सिमम सीलिंग 10 की रहेगी, 10 पेज से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते आप, ठीक है। तो जो वार्षिक न्यूज़पेपर है, जो हाफरली है, जो मंथली है, जो फोर्टनाइटली है, जो वीकली है, उसमें तो दैनिक की अपेक्षा ज्यादा समाचार आएंगे, ज्यादा विचार आएंगे, ज्यादा विश्लेषण आएंगे। तो आप अगर ये सीलिंग लगाओगे कि 20% से ज्यादा पेज नहीं बढ़ सकते और अधिकतम 10 पेज, ये तो और भी साफ गड़बड़ है, तो ये सारे तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। और इस पोस्ट कोटा रेस्ट्रिक्शन का हक आपको कहां से आ गया? आप ये कह रहे हो न्यूज प्रिंट अनअवेलेबल है, विदेशी मुद्रा नहीं है, ठीक, आप कोटा अलॉट कर दिया, फिर कोटे में कोई क्या करेगा इससे आपको क्या लेना देना? हमें जो कोटा मिल गया हम करेंगे, जो चाहेंगे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये न्यूज़पेपर रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं है, ये न्यूज़पेपर कंट्रोल पॉलिसी, ये शब्द है उच्चतम न्यायालय के। और 60 में प्रधानमंत्री कौन रहा होगा ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि 1960 में प्रधानमंत्री कौन होगा और किसने ये पॉलिसी, और अगर आज ये हुआ होता तो कैसा हंगामा बर्पा हो रहा होता, इसका अंदाज लगाइए, ठीक है। और इसीलिए धन्यवाद दीजिए उन लोगों को जिसने सोशल मीडिया, ठीक है, शुरू की। अब आपके हाथ में है सब कुछ, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति जो बोल रहा है वो 30, 35, 40 हजार तक तो पहुंचा ही देता है अपनी बात, टैग कर देगा 10-20 को। अरे ज्यादा ज्यादा तुम टैग रिमूव करोगे, जब तक करोगे तब तक बहुत लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 1960 तब क्या उच्चतम न्यायालय शब्द प्रयोग कर रहा है कि ये न्यूज़पेपर कंट्रोल पॉलिसी है,
ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति इनका समर्पण है। ठीक है, तो बेनेट एंड कोलमन में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, खैर हमारा जो ध्यान है वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट तक रहना चाहिए, तो उठा करके ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंध लगा रही थी। गवर्नमेंट का तर्क ये क्या था कि आपको सब्जेक्ट मैटर ये देखना चाहिए, पिथ एंड सबस्टेंस के हिसाब से इस मुकदमे को डिसाइड करना चाहिए। हमने न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता को संशोधित या सीमित करने के लिए ये पॉलिसी नहीं बनाई है, बल्कि न्यूज प्रिंट की जो अनअवेलेबिलिटी है, अनुपलब्धता है, उससे निपटने के लिए पॉलिसी बनाई है। इसलिए यहां पिथ एंड सबस्टेंस रूल लागू होना चाहिए। ठीक है, और इस पॉलिसी की जो वैधता है इसको अनुच्छेद 19(6) के मुताबिक डिसाइड किया जाना चाहिए, और व्यापार पर एक युक्ति संगत प्रतिबंध जनहित में, लोकहित में हम लगा सकते हैं, उस रूप में इस पॉलिसी को देखना चाहिए और इसको संवैधानिक घोषित करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का कहना था कि ना, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर नहीं, हम इफेक्ट देखेंगे, और इसलिए भी बेनेट एंड कोलमन बहुत महत्व का मुकदमा माना जाता है कि पहली बार जब हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो भी बेनेट एंड कोलमन देखेंगे, क्योंकि मेनका गांधी में जो अप्रोच युवा होगी उसके बीज बेनेट एंड कोलमन में पड़ रहे हैं। अर्थान्वयन की जो नीति मेनका गांधी में विकसित होकर आएगी, अर्थान्वयन की वो नीति बेनेट एंड कोलमन से शुरू हो रही है। बेनेट एंड कोलमन में पहली बार का कि ना, पिथ एंड सबस्टेंस नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर नहीं, विषय वस्तु नहीं, प्रभाव, इफेक्ट, ये देखेंगे। अगर किसी लेजिस्लेटिव एक्ट का या एग्जीक्यूटिव एक्ट का प्रभाव यह है कि वो फंडामेंटल राइट को न्यून कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि आपने ऐसा काम किया है जो अनुच्छेद 13 के मुताबिक आप नहीं कर सकते, ठीक है, या अपनी एग्जीक्यूटिव ताकत के इस्तेमाल में आप नहीं कर सकते, और हम आपके कार्य को शून्य घोषित कर देंगे। तो बेनेट एंड कोलमन में सब्जेक्ट मैटर नहीं, इफेक्ट वर्सेस सब्जेक्ट मैटर, इनमें से इफेक्ट को चुना गया और उस आधार पर यह पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित की गई। और 4 प्रमुख मुकदमों में अंतिम मुकदमा है हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के मुकदमे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने यह कहा कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं, गया हिंदुस्तान टाइम्स, लेकिन वो पॉलिसी सारे न्यूज़पेपर्स के लिए बनाई गई थी। यह कहा गया कि जितने न्यूज़पेपर हैं उन्हें जितना भी हम सरकारी विज्ञापन देते हैं, उस सरकारी विज्ञापन में से जब हम पेमेंट करेंगे विज्ञापन का तो 5% काट लेंगे। ठीक है, और वो 5% काटने के कारण से जो धनराशि निर्मित होकर आएगी, उस धनराशि से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पेंशन, उनका बीमा, उनकी ग्रेच्युटी, इस सब की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, इसलिए हम 5% राशि कम करके एडवर्टाइजमेंट की कीमत में ये संबंधित समाचार पत्र को देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स इस विषय को लेकर उच्चतम न्यायालय तक गया और उच्चतम न्यायालय ने इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और कहा ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित करवाया तो जितना पैसा उनका बनता है वो दीजिए, क्योंकि उनके लिए एडवर्टाइजमेंट ये जरूरी है, अन्यथा
वो अपना काम चला ही नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट इसने जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनाई इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। और यहां ये दिखाई देता है कि उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी के कल्याण इसकी कीमत पर भी प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने से रोक दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। यहां तो ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित करवाया, आप पैसा दो, ठीक है। आप ये कैसे कह सकते हो कि 5% काट लेंगे। लेकिन अगला मुकदमा है, मुकदमे का नाम हमें याद नहीं है, होगा तो देख के बता देंगे। उसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई और गवर्नमेंट ने ये कहा, समाचार पत्रों से ही कहा। अब देखिए बात बदल गई है, वहां आप 5% काट रहे हो और कह रहे हो कि हम इस धनराशि से बीमा कराएंगे, पेंशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अब बात बदल गई, गवर्नमेंट ने जो क्या किए, लेबर लॉज है, ठीक है, जो श्रम कानून है, जो श्रमिकों के श्रम की शर्तों को विनियमित करते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, काम के मिनिमम घंटे, ठीक है, आपका प्रोविडेंट फंड, पेंशन आदि से संबंधित कानून, ये सारे के सारे पेपर इंडस्ट्री पर लागू कर दिया। और ये कहा कि अपने कर्मचारियों को भी आप इन कानूनों का लाभ देंगे। और फिर समाचार पत्र पहुंच गए और अब की समाचार पत्र भगा दिए गए। अब की समाचार पत्रों से कहा गया कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपको एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। वे कानून जो युक्ति संगत रूप से लोगों के कल्याण के लिए बनाए गए। अब देखिए, अब सब्जेक्ट मैटर टेस्ट लग रहा है, अब प्रभाव का टेस्ट नहीं लग रहा। तो उनका ये जो कानून बनाए गए श्रमिकों के कल्याण के लिए, इनका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं है। इनका जो डायरेक्ट, इनका जो प्रत्यक्ष उद्देश्य, ये ठीक है कि हो सकता है आपकी स्वतंत्रता प्रभावित हो जाए, क्योंकि कई समाचार पत्रों ने यही कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपने कर्मचारियों को श्रम कानूनों का लाभ दे पाए। तो कोर्ट ने कहा कि बंद कर दीजिए फिर समाचार पत्र, क्योंकि व्यक्तियों का शोषण करके किसी को समाचार पत्र चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और हिंदुस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से नहीं है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है और व्यक्ति की हर स्वतंत्रता कानूनों के दायरे में होगी, ठीक है ना। इसलिए इस बार कहा गया कि नहीं, गवर्नमेंट का कर्तव्य ठीक है और आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में एक और मुकदमा, दैनिक संवाद वर्सेस, ठीक है, त्रिपुरा वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, दैनिक संवाद वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, शायद यही। इसमें क्या किया था कि गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट ये सारे समाचार पत्रों को देने से मना कर दिया था। गवर्नमेंट का कहना यह था कि कई समाचार पत्र हैं जिनमें दैनिक संवाद शामिल था, जो हमारे पक्ष को छापते ही नहीं और हमेशा हमारी आलोचना करते हैं, और मेरा पक्ष जो होता है किसी भी घटना के संबंध में उसे नहीं छापते हैं। इसलिए हम सरकारी जो विज्ञापन है वो इन्हें नहीं देंगे। और हर इंडस्ट्री होल्डर या हर विज्ञापन दाता की भांति हमें भी यह हक है कि हम जिसे चाहे विज्ञापन दे अपना और जिसे चाहे ना दे। न्यायालय ने इस तर्क को अमान्य कर दिया और ये कहा कि नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता एडवर्टाइजमेंट पर आधारित है, क्योंकि प्रसार संख्या एडवर्टाइजमेंट पर आधारित है। अगर एडवर्टाइजमेंट घटेगा तो रेट बढ़ेगा,
रेट बढ़ेगा तो प्रसार संख्या घटेगी, और प्रसार किसी भी सीमा तक करना ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। और अगर इसे आप सीमित करना चाहते हो तो अनुच्छेद 19(2) के आधारों को संतुष्ट होना चाहिए। आपकी ये जो बात है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत जो आधार वर्णित है उनमें से किसी को भी संतुष्ट नहीं करती, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट की स्थिति की तुलना सामान्य विज्ञापनदाता से नहीं की जा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जिस पैसे से विज्ञापन के पैसे का भुगतान करती है, ठीक है, वो उसका खुद का कमाया हुआ नहीं। मुख्यमंत्री नौकरी करके नहीं करते, ठीक है। इसलिए आपको एक सामयिक वितरण विज्ञापन का, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन विज्ञापन का ये करना पड़ेगा सभी समाचार पत्रों के बीच, ठीक है। ऐसे ही है। और मुकदमा है सुशील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, इसमें भी यही स्थिति है। फिर एक बात आती है कि अगर जो प्रेस है ये लोक सेवकों के संबंध में कुछ अपमानजनक छाप रही है, ठीक है, तो क्या लोक सेवक प्रेस को अपने संबंध में अपमानजनक छापने से रोक सकते हैं? यह सवाल पैदा हो। तो इस संबंध में जो न्यायालय का विचार आया है कि लोक सेवक ड्यूल कैपेसिटी में, एक कैपेसिटी उनकी लोक सेवक की है और एक कैपेसिटी उनकी व्यक्ति की है, एक हैसियत उनकी व्यक्ति की है और एक हैसियत उनकी लोक सेवक की। तो लोक सेवक के तौर पर अगर जो प्रेस उनकी आलोचना कर रही है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तब तो प्रतिबंध का कोई सवाल उठता ही नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति के तौर पर प्रेस उनकी आलोचना कर रही है तो उन्हें वही उपचार उपलब्ध है जो एक आम आदमी को उपलब्ध है, यानी प्री सेंसरशिप ये लागू नहीं हो सकती। आपातकाल में क्या हुआ था? प्री सेंसरशिप लागू थी, ठीक है। गवर्नमेंट के काम का आप विरोध, ठीक है, ये नहीं कर सकते थे, ठीक है। जो काम आगे होने वाले हैं उनका भी नहीं कर सकते। प्री सेंसरशिप लागू है, आप गवर्नमेंट के विरोध में बोल ही नहीं सकते। तो कोर्ट ने कहा कि प्री सेंसरशिप लागू नहीं हो सकती लोक सेवकों की आलोचना के संबंध में, क्योंकि वे व्यक्ति भी हैं और वे लोक सेवक भी हैं। तो प्री सेंसरशिप नहीं, छपने दीजिए और छपने के बाद यह तय किया जाएगा कि लोक सेवक के तौर पर जो उनका आचरण है उसकी निंदा हुई या व्यक्ति के तौर पर जो उनका आचरण है उसकी निंदा हुई। और अगर व्यक्ति के तौर पर उनका जो आचरण है उसका या उसकी निंदा इस प्रकार की गई जो मानहानि की कोटि में आती है या किसी अन्य अपराध अथवा अपकृत्य की कोटि में आती है, तो प्रतिकर अथवा संबंधित व्यक्ति को दंड दिलाने के संबंध में जो न्यायिक उपचार एक सामान्य व्यक्ति के साथ द्वारा लिए जा सकते हैं वे ही लोक सेवकों के द्वारा लिए जाएंगे। प्री सेंसरशिप नहीं, छपने दीजिए, ठीक है। और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी को सजा हो गई, क्योंकि वे प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे थे। गाली तो खैर देना भी नहीं चाहिए किसी को भी, वो प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे थे, वे नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे, और ऐसी आलोचना जो मानहानि की सीमा में जाती थी, ठीक है। इसलिए सजा उनकी भले ही सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंड है, ठीक है, लेकिन कन्विक्टेड हैं वो और अन्य मुकदमे भी वो फेस कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे थे लखनऊ की कोई अदालत, उनने भी उन्हें तलब ही कर लिया, ठीक है। तो कई जगह तलब हो गए हैं मानहानि के लिए, क्योंकि वो तो उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं ना जो अभी तक ये मानता है कि संपूर्ण देश मेरी जागीर है, हम जो चाहें जिसके बारे में कहें, हम पे तो कोई अंकुश ही नहीं,
और अब समय बदल चुका है, अब वो स्थिति नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी माना है कि जिस व्यक्ति को सजा हो गई उसका भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सस्पेंड नहीं है, यह भी माना है। कई ऐसे व्यक्ति जिनको मृत्युदंड की सजा हो गई थी, मुकदमे का नाम हम भूल गए, कल देख दाख के बता देंगे, उनका साक्षात्कार टीवी के, ठीक है, और जो अन्य मीडिया के पत्रकार थे वो लेना चाहते थे। जो जेल अथॉरिटीज थी उन्होंने रोक दिया। मसला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेल अथॉरिटीज ने जो किया है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर में किया है। ठीक है, या तो वो कोई नियम बताएं, कोई कानून बताएं जिसके मुताबिक वो रोक सकते। और एक चीज और, हिंदुस्तान टाइम्स में जो 5% काटने का निर्णय किया था वो भी गवर्नमेंट ने अपनी एग्जीक्यूटिव ताकत में किया था, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में नहीं, अर्थात कोई कानून नहीं था। तो यह तर्क भी सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में पकड़ा था कि एग्जीक्यूटिव तरीके से, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव एक्ट के माध्यम से लोगों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं डाला जा सकता। अगर लोगों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालना है तो आपको लेजिस्लेटिव एक्ट अर्थात कानून के माध्यम से ही काम करना होगा। और यह तो मसला फंडामेंटल राइट का है, और वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जहां सीधे लिखा है कि विधायिका विधि बनाकर, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव एक्ट के माध्यम से चूंकि हुआ इसलिए भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हिंदुस्तान टाइम्स का महत्व इस कारण से भी है। ठीक है, तो यहां भी कोर्ट ने वही कहा कि जेल अथॉरिटीज या तो कोई कानून दिखाएं, और अगर कानून होगा भी तो उसकी संवैधानिकता हम 19(1)(a) के आधार पर परीक्षित करेंगे कि क्या इस प्रकार का कानून जो मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को अपना साक्षात्कार देने से रोकता हो, अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों पर ठीक ठहराया जा सकता है, तब भी उसकी संवैधानिकता परीक्षित होगी। और अव्वल तो यहां कोई कानून ही नहीं, और आपने सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, तो आप कोई कारण बताएं, आप कोई वेटी रीजन बता ही नहीं पा रहे हैं, कोई कानून बता ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनकी एक स्वतंत्रता चली गई कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा नहीं सकते। हो सकता है विधि की सम्यक प्रक्रिया से उनकी प्राण की स्वतंत्रता ये भी खत्म हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल उनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और यही बात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लाइट में कही है। और अगर कोई विधायिका इस प्रकार का कानून बनाएगी, अभी तक तो मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं बनाया है, जिसमें मृत्युदंड प्राप्त कैदी को अपना साक्षात्कार छपवाने से रोका जाएगा, तो उसकी संवैधानिकता परीक्षित होगी। तो प्रेस की स्वतंत्रता, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट बड़ा जागरूक रहा है। ठीक है, और ये सारे मामले हैं जिनसे ये स्थापित हुआ है कि हिंदुस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता, इसको इस प्रकार सुरक्षित किया गया है कि अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों के सिवाय इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। और इसमें प्रसार की स्वतंत्रता, किसी भी हद तक प्रसार की स्वतंत्रता, ठीक है, और संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए किसी भी प्रकार के विचार को छापने की स्वतंत्रता ये शामिल है। ठीक है, और शेष कल हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट पर। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक तरीका या उसके इस्तेमाल का एक तरीका एडवर्टाइजमेंट भी है। उसके संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति क्या है, इस पर कल बात करेंगे। देखें।